नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है, ये इश्क ही तो है और इसके 9 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 10वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, 10वें पार्ट को शुरू करते हैं। थकावट के कारण दीप्ति की आंख लग गई थी। पराग ने उसे धीरे से जगाया तो वह आंखें खोलते हुए बोली, पराग, तुम्हारा घर आ गया क्या? दोनों ने कैब से उतर अपना सामान निकाला। दीप्ति चारों तरफ नजर घुमाते हुए बोली, कौन सा है तुम्हारा घर? अभी वह कुछ कहती उससे पहले ही बंगले का गेट खुला और गेट कीपर ने जैसे ही पराग को देखा, खुश होते हुए उसे नमस्कार किया और जल्दी से उन दोनों के हाथ से सामान लेकर अंदर चला गया। चलो दीप्ति, यह तुम्हारा घर है पराग? दीप्ति ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, पराग ने बूझे मन से कहा। सुनकर दीप्ति को धक्का सा लगा। उसे अपने कानों और आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह ठगी सी खड़ी वहां कभी पराग को तो कभी उस बंगले को देख रही थी। क्या बात है दीप्ति, तुम खड़ी क्यों हो? चलो ना अंदर। हाँ, कह दीप्ति भारी कदमों से पराग के पीछे पीछे चल दी। बंगले के आगे एक बड़ा सा बगीचा था, जिसे पार कर वह एक बड़े से गेट के आगे पहुंचे। गेट पर एक 50-55 साल की अधेड़ महिला खड़ी थी। उन दोनों को देखते ही उसकी आंखें खुशी से झलक पड़ी और आगे बढ़कर उसने पराग को गले से लगा लिया। पराग ने उनके पैर छूने के बाद दीप्ति को बताया, दीप्ति, यह मेरी माँ है और मम्मी, यह दीप्ति। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। सुन दीप्ति जैसे उनके पैर छूने लगी, पराग की मम्मी ने उसे अपने गले से लगा लिया और दोनों के सिर पर प्यार से हाथ रख दिया। वह दोनों को अंदर ले जाते हुए बोली, मुझे पता था बेटा, तुम जरूर आओगे, मुझे पूरा विश्वास था। जल्दी से चल और देख, तेरे पापा कब से तेरी राह देख रहे हैं। पराग की मम्मी उतावली से होते हुए बोली, मम्मी, अभी तो आया हूँ, मिल लूँगा उनसे। पराग ने रूखे स्वर में जवाब दिया, हाँ बेटा, मैं भी कितनी पागल हूँ। मेरा बेटा इतनी दूर से सफ़र करके आया है और उसको चाय पानी कुछ पूछी ही नहीं। तू बैठना, मैं अभी तेरे लिए, मतलब तुम दोनों के लिए, तेरे फेवरेट उत्पम बना कर लाती हूँ। अगर तुम मुझे पहले बता देते तो तेरी पसंद की सारी चीज़ों को बना कर रख लेती। वैसे तूने फ़ोन ना करके अच्छा ही किया। फिर तुझे अचानक देख जो खुशी मिली है वह कैसे मिलती? पराग की मम्मी खुशी से बावली सी होकर लगातार बोले जा रही थी। नहीं मम्मी, आप परेशान मत होइए, हम नाश्ता करके आए हैं। पराग उनका हाथ पकड़ अपने पास बिठाते हुए बोले, वह तो सफ़र के दौरान पच गया होगा ना बेटा, तो रुक, मैं अभी आई। उसकी मम्मी फिर से उठने की कोशिश करते हुए बोली, मम्मी, कुछ देर बैठो मेरे पास, मैं अभी यहीं हूँ। जो बनाकर खिलाना है बाद में खिला देना। लेकिन बेटा ऐसे कैसे, तू इतनों दिनों बाद आया है और मालकिन काहे इतना परेशान हो रही है? यह लो, हम ले आए अपने मुन्ना के लिए उसके मनपसंद उत्पम। अब आप दोपहर का खाना बनाकर खिलाइएगा इसे। एक बुजुर्ग महिला हाथ में नाश्ते की ट्रेल पकड़े हुए सामने खड़ी थी। उसे देखते ही पराग मुस्कुराते हुए बोला, नमस्ते शोभा आंटी, कैसी हो आप? और घर में सब कैसे हैं? पराग दोनों हाथ जोड़कर उसे नमस्कार करते हुए बोला, आप सबकी कृपा से सब मज़े में है मुन्ना। तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? और ये बिटिया? शोभा ने टेबल पर नाश्ता रख दोनों हाथ जोड़ते हुए पूछा। माँ और आप सबके आशीर्वाद से मैं भी अच्छा हूँ शोभा आंटी, और यह मेरी दोस्त दीप्ति है। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। दीप्ति, यह शोभा आंटी है। जब मैं छोटा था तब से ही यह हमारे यहाँ काम करती हैं। बिल्कुल माँ की तरह मेरा ख्याल रखती हैं। पराग दीप्ति को शोभा के बारे में बताता हुआ बोला। सुनकर दीप्ति ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ जोड़ नमस्ते की। जुग जुग जियो बिटिया, शोभा अपने दोनों हाथों से उसे आशीर्वाद देते हुए बोली। इतनी ही देर में पराग की मम्मी ने उन सब के लिए चाय डाल दी और उत्पम प्लेट में रखते हुए बोली, लो बच्चों, जल्दी से खा लो वरना ठंडे हो जाएंगे। क्या आंटी, आप वैसे ही परेशान हुई? मैं अभी मम्मी को कह रहा था कि हम खा कर आए हैं। मुन्ना, तुम्हारी भूख हमें पता है, थोड़ी थोड़ी देर में तुम्हें भूख लगाती है, और फिर यह तो उत्पम है, खाया कि नहीं पता भी नहीं चलेगा।
खाकर बताओ ना कैसे बनाए हैं। पराग ने एक टुकड़ा तोड़ खाते हुए इशारे से शोभा को बहुत अच्छे बने हैं कहा। सुनकर शोभा का चेहरा खिल गया। अच्छा मुन्ना, तुम खाओ, मैं और बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी, यह काफ़ी है। आप भी ना, चलो आप भी बैठो हमारे साथ और चाय पियो। नहीं नहीं मुन्ना, तुम लोग खाओ पियो, मैं जाकर रसोई में काम देखती हूँ। कहते हुए शोभा किचन में चली गई। नाश्ता करते हुए दोनों माँ बेटे एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते रहे। बीच बीच में पराग की मम्मी दीप्ति से भी बातचीत कर रही थी, जिसका जवाब दीप्ति हाँ हूँ में ही दे रही थी। नाश्ता पानी से निपटने के बाद पराग की मम्मी ने एक बार उसे फिर से अपने पापा से मिलने के लिए कहा, जिसे सुनकर पराग के चेहरे पर फिर से तनाव उभर आया। यह देख दीप्ति ने उसे आंख ही आंखों में बस एक बार अपने पापा से मिलने की मनुहार की। अपनी मम्मी और दीप्ति के आगे पराग को ना चाहते हुए भी अपने पापा से मिलकर आने के लिए उठना ही पड़ा। वह भारी कदमों से अपने मम्मी के साथ उनसे मिलने के लिए चल पड़ा। मिलना तो दीप्ति भी चाहती थी, लेकिन इस समय उसने उन दोनों के साथ जाना उचित नहीं समझा और वह वहीं बैठी रही। अपने पिता के कमरे तक जाते हुए पराग के मन में बचपन की कड़वी यादें, जिन्हें वे पिछले 4-5 सालों से भुलाने की कोशिश करने की का थोड़ा बहुत प्रयास कर रहा था और कामयाब भी हुआ था, फिर से फन उठाकर खड़ी हो गई थी और उसे डस रही थी, जिसकी पीड़ा उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। उसने एक बार अपनी माँ की तरफ देखा। एक सुकून सा था उनके चेहरे पर, साथ ही एक आस कि अब उनकी मांग का सिंदूर बना रहेगा और उसकी आयु लंबी हो जाएगी। बेटे के रूप में शायद वह अपने पति के लिए संजीवनी लेकर आ रही थी। ओ माँ, तुम इतनी महान कैसे हो सकती हो? कैसे भूल सकती हो कि इस आदमी ने तुम्हें कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया? जिस प्यार पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक था, उसे तुम्हारे होते हुए दूसरी औरत को सौंप दिया। तुम्हारे आंसुओं की, तुम्हारे प्रेम की, तुम्हारे समर्पण की कभी उसने रत्ती भर भी परवाह नहीं की, और तुम हो कि उसे मौत के मुंह से खींच कर लाना चाहती हो। क्यों माँ, क्यों? क्या सिर्फ तुम्हारी मांग का सिंदूर बना रहे इसलिए, या तुम अब भी उसे उसी देवता की तरह पूजती हो जैसे कभी पहले? मन में उठते तूफानों से लड़ता हुआ पराग कब अपने पिता के कमरे में पहुंच गया, उसे पता ही नहीं चला। सुनिए, आंखें खोलिए, देखो तो कौन आया है। अपनी माँ की खुशी से खनकती आवाज़ सुन उसकी तंद्रा टूटी, तो उसकी नज़र सामने बिस्तर पर लेटे उस व्यक्ति पर पड़ी जो दुनिया की नज़रों में उसका पिता था। उसने ना चाहते हुए भी एक सरसरी नज़र अपने पिता पर डाली और उन्हें देखकर एकदम से चौंक गया। बीमारी ने क्या हालत कर दी थी उनकी। यह वही 6 फुट लंबा चौड़ा गौर वर्ण व्यक्ति था, जिसके काले घने बाल, नीली आंखें हर किसी को अपनी तरफ एक बार जरूर आकर्षित करती थी। सभी उसे मुड़कर एक बार जरूर देखते। वह खुद भी तो अपने पिता का प्रतिरूप था। बचपन से लेकर जवानी तक सब पराग की तुलना उसके पिता से ही करते आए थे। वैसे ही लंबा चौड़ा कद, घने बाल, वो आंखें नीली नहीं बल्कि माँ की तरह काली थी। जब जब कोई उनके उसके पिता की तुलना उससे करता था, उसकी बातें पराग के सीने में नस्तर की तरह चुभती थी। आज वही आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी, जिसे अपने रंग रूप पर घमंड था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में मृत्यु शैया पर लेटा अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा था। पराग की मां ने प्यार से अपने पति के माथे पर हाथ रखा और धीरे से उनके कान के पास जाकर पराग के आने की सूचना दी। पराग का नाम सुन उसके पिता के मृत शरीर में मानो चेतना लौट आई हो। उनके चेहरे पर अनेकों भाव आ और जा रहे थे और आंखें खुलने के लिए फड़फड़ाने लगी। बड़ी मुश्किल से किसी तरह उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपनी पत्नी की तरफ देखा। पराग की मां ने मुस्कुराते हुए पराग की तरफ अपनी उंगली कर दी। उसके पिता ने उस तरफ देखने के लिए हल्की सी गर्दन घुमाई और सामने पराग को खड़ा देख उसे पहचानने की कोशिश करने लगे। बीमारी से धुंधली पड़ चुकी उनकी आंखों में उस प्रतिरूप को देख मानो फिर से रोशनी लौट आई हो। वे अपनी आंखों को फैलाकर उसे पहचानने की कोशिश करने लगे और कुछ ही पलों में उनके चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी।
पराग अपनी पूरी शक्ति को समेट उन्होंने पराग को पुकारा। अपने डबडबाई आंखों से वह एक बार पत्नी को तो एक बार पराग को देखते, फिर दोनों हाथों को आगे कर वह उसे अपने पास बुलाने का इशारा करने लगे। लेकिन पराग, वह तो बुत बना अपनी जगह पर खड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो वह उस कमरे में था ही नहीं और उसने कुछ सुना भी नहीं। पराग के पिता ने इशारे से अपनी पत्नी को पराग को उसके पास बुलाने के लिए कहा। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। पत्नी ने हाथ के इशारे से उन्हें तसल्ली रखने के लिए कहा और उठकर पराग के पास आई। उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली, पराग, पराग, पराग बेटा, देख तेरे पापा कब कब से तुझे बुला रहे हैं। चल एक बार उनके पास उनका आशीर्वाद ले ले बेटा। कहते हुए पराग की माँ पराग का हाथ पकड़ लगभग जबरदस्ती उसे खींचते हुए उसके पापा के पास ले आई और फिर उसका हाथ उसके पिता के हाथों में देते हुए उसे पलंग पर बैठने का इशारा करने लगी। पराग का पिता उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कितनी ही देर तक उसे सहलाता रहा और फिर इशारों में उसे और करीब बुला उसके सिर पर प्यार से हाथ रख फफक फफक कर रो पड़ा। यह देख पराग की मम्मी उन्हें संभालते हुए बोली, आज तो खुशी का दिन है, संभालिए अपने आप को। आज आपका बेटा कितने सालों बाद आया है, ऐसे शुभ दिन आंसू नहीं बहाते। मुझे पूरा विश्वास है अब आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे, है ना। वह अपने पति के चेहरे को प्रेम से निहार तसल्ली देते हुए बोली। आंसू उसकी आंखों से भी अनवरत बह रहे थे। पराग के पिता ने अपनी पत्नी के इशारे से उन्हें बैठने के लिए कहा। आप बैठेंगे? पराग के पिता ने हाँ में गर्दन हिला दी। पराग की माँ अपने पति को बैठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन चाहकर भी वह उसे अकेले नहीं संभाल पा रही थी। माँ को परेशान होता देख पराग ने अपने पिता की कमर में अपना हाथ रखा और दूसरी बाजू को सहारा दे उन्हें उठाने की और बैठाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसके पिता का शरीर अब केवल हड्डियों का ढांचा मात्र था, जो बिना सहारे के शायद ही बैठ पाए। इसी कोशिश में पराग अपने पिता के बहुत करीब आ गया और उसके पिता ने बड़ी मुश्किल से अपने कमजोर हाथों से अपने बेटे को गले से लगा लिया। यह सब पराग के लिए अप्रत्याशित था, लेकिन पिता के सीने से लगते ही पराग के अंदर उनके प्रति जो कड़वाहट भरी थी, उनका पितृत्व स्पर्श पाकर अमृत में बदलने लगी। वह उसके पिता थे, खून का रिश्ता था उन दोनों का। यह बात झुठलाई तो नहीं जा सकती थी। यह उसके पिता की वही मजबूत बाहें थी जिसमें कभी वह झूला झूलता था और कितनी जिद करता था उसे अपने कंधे पर बैठाकर घुमाने के लिए। ये सब उसे याद है। उस महिला के चंगुल में फंसने से पहले उसके पिता उसे कितना प्रेम करते थे। हाँ, आज वही पितृत्व प्रेम का प्रसाद उसे कितने सालों बाद फिर से नसीब हुआ। प्रसाद तो कभी ठुकराया नहीं जाता। कहते हैं ना कि ऐसा करने से पाप लगता है। कितनी ही देर तक बाप बेटा एक दूसरे के गले मिल मन में पड़ चुकी सख्त गांठों को प्रेम की उष्मा से सुलझाते रहे। फिर अचानक उसे अपने पिता की बाजुओं की पकड़ ढीली होती महसूस हुई। जब तक यह कुछ समझ पाता तब तक उसके पिता एक तरफ लुढ़क चुके थे। घबराने की कोई बात नहीं है पराग, तुम्हारे पिता ठीक है, डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद पराग व उसकी मम्मी की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन भाई साहब, फिर यह अचानक से बेहोश। पराग की मम्मी किसी तरह से अपने आंसुओं को रोकते हुए बोली, देखिए भाभी जी, इनकी हालत आपसे छुपी नहीं है। इंसान जीना ही ना चाहे तो फिर कोई दवा कैसे काम कर सकती है। शरीर कमजोर हो चुका है, ज्यादा खुशी व सदमा इस हालत में नाकाबिले बर्दाश्त है। लगता है पराग से मिलने की खुशी उसका इनका कमजोर शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाया। और लेकिन अब सब सही है, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा, कहकर डॉक्टर पराग को इशारा कर कमरे से बाहर निकल आया। पराग अपनी मम्मी को वहीं कुर्सी पर बैठा डॉक्टर के पीछे तेज कदमों से बाहर चला आया।
अंकल, आप कुछ कहना चाहते हो? पराग ने प्रश्नवाचक नज़रों से अपनी फैमिली डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा। हाँ बेटा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। कहीं तुम मुझे गलत ना समझो। नहीं नहीं अंकल, आप कहिए ना, आप क्या कहना चाहते हैं? देखो बेटा, मैं ये डॉक्टर की हैसियत से नहीं, तुम्हारे बड़े बुजुर्ग की हैसियत से कह रहा हूँ। इतने सालों से तुम सबको जानता हूँ और इस घर से मिले अपनेपन के कारण ही कहने की हिम्मत कर पा रहा हूँ। बेटा, मुझसे कुछ छुपा तो नहीं है, और मुझसे क्या, यह तो सबको ही पता है। बस मैं पुरानी बातों को कुरेदना नहीं चाहता। अपनी माँ के लिए कुछ दिन यहाँ रुक जाओ। सारी जिंदगी उसने अकेले का दर्द सहा है। इस उम्र में आकर ईश्वर ने उनकी सुनी है। तो क्या तुम नहीं चाहते दोनों का साथ बना रहे? लेकिन इसके लिए तुम्हारा कुछ दिन तुम्हारे पापा के पास रहना जरूरी है। उसे दवाइयों की नहीं, दुआओं और तुम्हारे साथ और हमदर्दी की जरूरत है। वरना, तुम समझ रहे हो ना? देख अपनी माँ की आंखों की चमक और चेहरे की खुशी। बस उस खुशी को ही कायम रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और सब तो ईश्वर के हाथ में है। पराग इतनी देर से ही डॉक्टर की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसने हाँ में सिर हिला दिया। डॉक्टर ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर बाहर निकल आए। पराग फिर से अपने पापा के कमरे की तरफ मुड़ा ही था कि तभी उसे दीप्ति का ख्याल आया और दूसरे कमरे की ओर चल दिया। देखा तो दीप्ति बेचैनी से कमरे में चहलकदमी कर रही थी। पराग को देखते ही वह थोड़ी बेचैन हुई और बोली, क्या बात है पराग, डॉक्टर क्यों आए थे? अंकल जी की तबीयत सही है? हाँ, वह सही है। अचानक से बेहोश हो गए थे, इसलिए डॉक्टर को बुलाना पड़ा। पराग ने घड़ी की तरफ देखा। दीप्ति, 4 बजने को आए, तुमने खाना खाया? नहीं पराग, अभी मुझे भूख नहीं है। क्या मैं अंकल जी से मिल सकती हूँ? पराग कुछ सोचते हुए बोला, अभी तो वो बेहोश हैं, फिर भी चलो, क्या पता। दीप्ति ने आगे कोई सवाल नहीं किया और पराग के साथ उसके पापा के कमरे की तरफ चल दी। अभी वह कमरे से निकले ही थे कि एक नौकर उन्हें बुलाने आया। छोटे साहब जल्दी चलिए, मेम साहब आपको बुला रही हैं। उसकी बात सुन किसी अनहोनी की आशंका से पराग के दिल की धड़कनें बढ़ गई। वह लगभग भागते हुए अपने पापा के कमरे की ओर चल दिया। दीप्ति भी तेज कदमों से उसके पीछे पीछे उसी दिशा में चल पड़ी। जब वह कमरे के दरवाजे पर पहुंचे तो देखा पराग की मम्मी उसके पापा से बातें कर रही थी। नहीं नहीं, पराग अभी नहीं गया, यही है। वह तो बस डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने गया है। अभी बुलाने भेजा है ना, आता ही होगा। पराग व दीप्ति जल्दी से अंदर गए। मम्मी, क्या बात है, पापा ठीक है ना? उसकी मम्मी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर उसके पापा की तरफ देखते हुए बोली, लो, आ गया। आपको तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। बेटा, तेरे बाहर निकलते ही इन्हें होश आ गया था, और जब से लगातार तेरे बारे में ही पूछ रहे हैं। पराग के पापा ने इशारे से पराग को अपने पास बैठने के लिए कहा। पराग उनके पास बैठ गया तो उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ते हुए बोलने के प्रयास करने लगे, लेकिन कमजोरी के कारण आवाज़ उनका साथ नहीं दे रही थी। अपनी असमर्थता के कारण उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने पापा की ऐसी दयनीय हालत देख पराग की आंखें भी भर आई, लेकिन किसी तरह अपनी भावनाओं पर काबू करते हुए वह बोला, पापा, मैं यहीं हूँ अभी। अब जल्दी से सही हो जाए, तभी जाऊंगा मैं यहाँ से। यह सुन उसके पापा के चेहरे की मुस्कान एकदम से गायब हो गई और उसने पराग के दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया, मानो कह रहे हों कि अब मत जाना, कभी मत जाना हमें छोड़कर, मत जाना। पराग उनके मनोभाव समझ रहा था। उसने उन्हें तसल्ली देने के लिए हाँ में सिर हिला दिया। तभी उसके पापा की नज़र पास खड़ी दीप्ति पर गई और उसकी तरफ गौर से देखते हुए पराग की मम्मी से इशारों में पूछ लिया, नहीं जी, पराग की पत्नी नहीं, दोस्त है।
दोनों साथ काम करते हैं। सुनकर पराग के पापा ने इशारों इशारों में पराग से कुछ कहा, जिसे समझते हुए पराग शर्माते हुए बस मुस्कुरा भर दिया। दीप्ति को अपने पास बुलाकर उन्होंने पराग व दीप्ति के सिर पर प्यार से हाथ रख दिया। यह बाप बेटों की इशारों इशारों में क्या कहा सुनी हुई, जरा हमें भी तो समझाना। पराग की मम्मी दोनों की तरफ प्रश्न भरी नजरों से देखते हुए बोली, कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही। अच्छा मम्मी, खाने का समय हो रहा है, मैं यहीं खाना मंगवा लेता हूँ। सब संग में बैठकर खाएंगे। बहुत दिनों बाद आज पूरा परिवार एक साथ खाएगा। पराग दीप्ति की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला। पराग की बात सुन दीप्ति के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। रात को पराग और दीप्ति बाहर गार्डन में बैठे थे। पराग दीप्ति का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, थैंक्स दीप्ति। दीप्ति ने उसकी तरफ प्रश्न भरी नज़रों से देखा तो पराग ने आगे कहा, तुमने सही कहा था। मेरी माँ की खुशी मेरे पापा से ही जुड़ी हुई है। अगर मैं ना आता तो अपनी माँ के दुख का भागी बन जाता। आज अपनी माँ के चेहरे पर फिर से वही पहले वाली खुशी देख मुझे संतोष मिल रहा है, और यह सब तुम्हारी वजह से। बस दीप्ति, जीवन की हर मोड़ पर मुझे यूं ही संभालना। वैसे दीप्ति, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। अब हम यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना मम्मी को हम दोनों के रिश्ते के बारे में बता दूँ। तुम्हें नहीं पता मेरे सर पर सेहरा बंधा देखने की उनकी कितनी दिल्ली तमन्ना है। सुनकर उनकी खुशी दुगनी हो जाएगी। पता है पापा मुझे इशारों में क्या कह रहे थे? पराग दीप्ति की तरफ देखते हुए बोला। दीप्ति ने आंखों ही आंखों में पूछना चाहा तो पराग ने चहकते हुए कहा, वो कह रहे थे कि मुझे पता है तुम दोनों दोस्त नहीं बल्कि उससे आगे पहुंच चुके हो। बहुत सुंदर जोड़ी है, जल्दी से शादी कर लो। तुम्हारा क्या ख्याल है दीप्ति? क्यों ना चट मंगनी पट ब्याह कर डालें? घर वालों के साथ साथ ऑफिस वालों को भी सरप्राइज दे दिया जाए। वैसे भी मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। पराग दीप्ति की तरफ शरारत से देखते हुए बोला। उसकी बात सुन दीप्ति की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वह चुपचाप आसमान में डूबते उतरते चांद को निहार रही थी। उसे ऐसे चुपचाप बैठा देख पराग को बड़ा ही अजीब सा लगा। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए शुक्रिया।